तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ऑपरेशन रक्षक बैच एक ऐसा बैच जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, सिलेक्शन पक्का कराएगा। ये ऑपरेशन रक्षक बैच नाम क्यों रखा गया? क्योंकि आप बिहार पुलिस ऑफिसर बन करके सेवा करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। इसी वजह से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, उसी तरीके से ऑपरेशन रक्षक ये 100% सफल होगा। और जिस क्षेत्र में आप सभी लोगों को पता है ज्ञापन एकेडमी पैर रखता है, उस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनता है और रिकॉर्ड तोड़ने वाला ज्ञापन एकेडमी भी ही होता है। तो याद रखिएगा, इस बार हम लोग बिहार पुलिस के क्षेत्र में कदम रखे हैं और इस बार धुआंधार तैयारी करके आपको अपने वर्दी को पाना है। वर्दी चढ़ेगी और ज्ञापन एकेडमी का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है ज्ञापन एकेडमी दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट देता है। इससे एक बार जुड़कर तो देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल के ये जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, इसमें ऑपरेशन रक्षक बैच के हिंदी का आज का ये पहला क्लास है। पूरे तैयार और पूरे जोश जुनून के साथ आप सभी लोग आ जाइए एंड आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जानेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में मात्र 10 क्वेश्चन। और याद रखिएगा, बिहार पुलिस का ये जो एग्जाम है ना, इसमें आपको हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 में 10 आप सही करके आएंगे, ये छोड़कर नहीं आना है। और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आसान आपको तब लगेगा जब आप हिंदी के जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक आप पढ़ कर रखे हो, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस किए हो, वो पढ़ लिए हो, ट्रिक जानते हो। हर एक चीज आप लोगों को बताया जाएगा हिंदी में, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। तो टेंशन फ्री हो जाना है हिंदी को लेकर। 10 में 10 आपको मैं पक्का दिला दूंगी, बस पूरे विश्वास और भरोसे के साथ क्लास को करना है, ठीक है। हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी 100% ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन रक्षक बैच में। और आज के इस क्लास में क्या होने वाला है, हिंदी का पहला क्लास है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलिए ये आपको तो आगे सब कुछ धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का ये जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, इसके हिंदी में अगर बात की जाए, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 100 बात की एक बात की हिंदी के सिलेबस को जरा जान लेते हैं। किस किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ये देखिए। यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ये जो एग्जाम है, इसमें हिंदी से ज्यादा नहीं, छंद रस अलंकार से तो बहुत दूर की बात है, हिंदी से 10 क्वेश्चन लिखता है कि हाँ हम पूछेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, 10 क्वेश्चन से कम ही पूछता है। और मैं गारंटी देती हूँ कि 10 में से जितना भी पूछे, हिंदी में जितना भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग सही सही बना कर आएंगे। बस क्लास को आप लोगों को प्रॉपर देखना है, जो भी ट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा ध्यान से सुनना है, समझना है और कॉपी में नोट करते चलना है। इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपका एक अलग सेपरेट नोटबुक होना है, ठीक है, तो उसमें लिखते चलिएगा हर चीज। बिहार पुलिस की बात करें तो हिंदी में क्या पूछा जाता है, हिंदी साहित्य से आता है, लेखक वगैरह के बारे में, इस किताब के पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। दीनबंधु निराला हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, तो हिंदी साहित्य में ये से इससे पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी धीरे धीरे। फिर उसके बाद से वर्ण पूछेगा आपसे और उच्चारण पूछेगा। रुक जाइए 1 मिनट, कलर को बदलने दीजिए। हिंदी साहित्य से पूछता है, हिंदी साहित्य हो गया जिसमें आपसे लेखक वगैरह के उनकी पुस्तक कौन सी लिखी गई है, ये सब पूछा जाता है। वर्ण और उच्चारण, वर्ण कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके अलग अलग टाइप जो हैं वो, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और उच्चारण कौन से वर्ण का उच्चारण क्या है, इसी से पूछा जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि पुलिस का एग्जाम है तो छंद रस अलंकार से पूछेगा, तो नहीं, ना तो छंद ना ही रस और ना ही अलंकार, इतना ज्यादा टफ नहीं जाइए, इतना खतरनाक नहीं पूछेगा, ठीक है। शब्द से पूछेगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ये सब शब्द से पूछेगा। तो शब्द विचार, इस पर भी हम लोग विचार कर लेंगे। शब्द के जितने भी क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, वो भी देख लेंगे। पर्यायवाची शब्द से पूछता है, जो कि आसान नहीं, हाँ टफ पूछेगा। ये टॉपिक आसान है बट इसमें जो जितना ही टफ हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे उठाएगा, जिसका आपको पर्यायवाची शब्द पता नहीं है, सिनोनिम पता नहीं है। विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से पूछा जाता है, लिंग और वचन से देखने को मिलता है, और साथ में समास से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कारक हो गया, विशेषण और प्लस में क्रिया विशेषण, ये पढ़ना है। और संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में संधि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ में सगुण और निर्गुण संत, सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है, ये सब पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है बस हिंदी में, और कुछ नहीं। यही सब मिक्स करके 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और 10 में 10 आपका आएगा। ये अपने आप पर भरोसा रखकर क्लास को प्रॉपर तरीके से कीजिए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस हिंदी के फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जबरदस्त टॉपिक, इसका नाम है वर्ण। वर्ण को जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस आवाज मतलब ध्वनि, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसे आप और टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी क, तो आप लोग कहेंगे मैम क जो है ना ये 2 खंडों में बट जाएगा, क और प्लस में अ, ठीक है, तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया ना। लेकिन वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कहूं कि जरा अ को तोड़कर दिखाइए, तो और टूट सकता है? तो नहीं टूटेगा। तो अ क्या है? एक वर्ण है। अ हो गया, आ छोटी, जो स्वतंत्र रूप से आप अपने मुंह से बोलते हैं, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते हैं, उसको कहा जाता है वर्ण। तो आई होप आपको वर्ण ये जो बहुत ही ज्यादा आसान है ये समझ में आ गया होगा। वर्ण देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कभी पूछेगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा वो होता है वर्ण। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल यानी कि कोशिका से मिलकर बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। उसी तरीके से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से तो 2 क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसे आप और खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं और भागों में आप नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा, वर्ण जो है भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण के प्रकार, जो कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के 2 ही प्रकार होते हैं। कैसे याद रखेंगे? ऊपर वाले र को छोड़ दीजिए, व और ड़ देखिए, 2 ठो है ना, 2 अक्षर है, यानी कि वर्ण के 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, याद रखना है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को आप मूल रूप स्वतंत्र रूप से बोल पाए, जैसे कि अ आप बोल पा रहे हैं आसानी से, स्वतंत्र, आपको फ्रीडम मिली है, आप स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं। अ आ ई उ री ए, ये आराम से आप स्वतंत्र रूप से फ्री होकर बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसको बोलने के लिए इसका छुटका भाई यानी कि स्वर वर्ण की सहायता यानी कि मदद चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क लिखा है, तो ये सिर्फ क लिख ही सकते हैं। ये जो क है इसको सिर्फ लिख सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं। कब पढ़ेंगे? जब आप स्वर की सहायता लेंगे। यानी कि इसको क कब पढ़ते हैं? जब इसमें अ मिल जाता है, यानी कि इस क में अ मिला देते हैं, तभी तो आप क पढ़ते हैं। क तो जिसमें आपको सुनाई देता है क, यानी कि उसमें अ है। अ यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण है किसकी सहायता से, किसकी मदद से बोले जाते हैं? तो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण। तो आई होप आप लोगों को वर्ण के जो 2 प्रकार है इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हैं, अ आ ई उ, और व्यंजन वर्ण उस तरह के वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि
क जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या है, क अ है, यानी कि अ क्या है, एक स्वर वर्ण है। ठीक, तो व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की मदद से हम लोग बोलते हैं, ये याद रखना है। वर्ण के दो प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक एक करके मैं आपको एकदम जीरो लेकर चल रही हूँ, जीरो मानकर चल रही हूँ कि आपको वर्ण में कुछ भी नहीं आता है, उस तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ एकदम बच्चे की तरह। ठीक है, तो स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, वर्ण के दो प्रकार। अब देखिए स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा, कितना है संख्या स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण की जो संख्या है वो कितनी है। स्वर वर्ण की संख्या जो है ना 11 कहेगा आपसे। कितनी है, 11। कौन कौन सी, चलिए अब एक नया पेज लेते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन सी। आप आ पढ़ते होंगे, उसको लिख लीजिए। अ है, आ है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ना, याद आ रही है बचपन की। तो ये क्या है, 12 खड़ी जिसे आप बोलते थे, अ आ ई उ री ए ओ औ अंग अ। तो इसमें क्या करना है, देखिए अ है ये पहला, आ दूसरा, ई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। यही 11 वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। इन्हीं 11 वर्ण को क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ये याद रखना है। तो आप लोग कहेंगे मैम ये दूगो, ये कहाँ गया, इसको नहीं जोड़ेंगी, मैं कहूंगी नहीं। देखिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, अनुस्वार। अंग को क्या कहा गया है, इसको अनुस्वार वर्ण कहा गया है। और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, विसर्ग। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, विसर्ग। क्या है, अंग को अनुस्वार और अह, ये दू को जो भुकभुकिया हुआ है ना, इसको विसर्ग कहा गया है। जैसे कि क के बगल में विसर्ग लगता है कह, तो ये दो को भुकभुकिया क्या है, इसी को कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, तो अंग और अह, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग। अब देखिए यही अनुस्वार और यही विसर्ग, यानी कि अंग और प्लस में अह, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को इकट्ठे में कहा जाता है अयोग वाह वर्ण। अयोग्य वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण। ठीक है, अयोग्य नहीं, अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण, ये याद रखना है। अ से लेकर पूरा अह तक लिख दीजिए। अ से लेकर अ तक के 11 वर्णों को स्वरवर्ण कहा जाता है। बचा हुआ ये जो दो है ना, अंग और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा गया है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी, 11 होती है, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, तो 39 होती है। एक एक करके आप सुनते चलिए और समझते चलिए और डायरी में नोट करते चलिए। अब यहाँ पर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो भी लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग जूम कर लीजिएगा थोड़ा वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब फीचर दिया ही है जूम करने का, जूम कर सकते हैं। याद रखिएगा स्वर वर्ण जो है ना, स्वर वर्णों की, अब पूछेगा कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं। याद रखिएगा स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अ है, इसको हम लोग जल्दी पढ़ ले रहे हैं, और इसके अपेक्षा आ को थोड़ा लेट से पढ़ रहे हैं। छोटी ई को जल्दी पढ़ दे रहे हैं, और बड़ी वाली ई इसको लेट से पढ़ रहे हैं। यानी कि अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ, और ये री, इन दोनों, इन चारों को जो है ना पढ़ने में कम समय लग रहा है। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जितना भी छोटका है अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ, छोटी वाली ई, अ हो गया, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और री, इन चारों वर्णों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर।
और दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये जो दीर्घ वाला है आ हो गया, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए ओ औ, ये सब बड़का बड़का है, यानी कि दीर्घ है। तो इन सब को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़ा वाला आ हो गया, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए ओ औ, ये सब क्या हो गया? ये हो गया दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जिसको पढ़ने में और भी ज्यादा समय लगे, यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, जैसे कि ओम पढ़ा जाता है ना, तो इसमें ज्यादा समय लगता है, तो ओम ये हो गया प्लुत स्वर। तो स्वर वर्णों की मुख्यतः तीन प्रकार, तीन भेद होते हैं, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो स्वर को देखिए, खुद इसमें तीन अक्षर है, स है, व है और र है। स्वर तीन अक्षर है ना, यानी कि स्वर के, स्वर वर्ण के कितने प्रकार, कितने भेद? तो तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। याद रहेगा। कहीं कहीं आपको संयुक्त स्वर देखने को मिलता है, संयुक्त स्वर इसी में मिक्स कर देता है, यानी कि ए ओ औ को संयुक्त स्वर बोल देता है। ठीक है, ये जो ए ओ औ है ना, इन चारों को संयुक्त स्वर कहता है। ये कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा, ये भी मैं एक्स्ट्रा बता दी, याद रखिएगा। अब आते हैं जरा व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण जो है किसे कहेंगे? जिस ये जिसे आप स्वर वर्ण की सहायता से पढ़ें उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 39 है, यानी कि 39 है। अब देखिए, क ख ग घ ng, आप लोग पढ़े होंगे ना बचपन में, तो क ख ग घ ng, इसको कहा जाता है क वर्ग, जिसके पहले क आता है। क ख ग घ ng, ये क वर्ग हो गया। ये हो गया च वर्ग, यानी कि च छ ज झ ञ को च वर्ग कहा जाता है, ट ठ ड ढ़ को ट वर्ग कहा जाता है, त थ द ध न को ट वर्ग कहा जाता है, और प फ भ म को प वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये क से लेकर और म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजन के भी 5 प्रकार हैं। व्यंजन जिसकी संख्या 39 है, कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या 39 है। कैसे है ये एक एक करके मैं बताऊंगी। व्यंजन वर्णों की संख्या 39, और इसके कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। यहाँ पर द्विगुण व्यंजन रहेगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बात करेंगे? ये हो गया स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण, या फिर द्विगुण को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि क से लेकर म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? क से लेकर म तक के वर्णों को कहा जाता है क्या? तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क से लेकर म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बच गया, क से लेकर तो म तक हो गया, म के बाद क्या आता है? य र ल व। तो ये 4 ठो है ना, य र ल व, इन 4 ठो को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और व के बाद तलाबी श, मूर्धन स और ह, इन चारों अक्षरों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और लास्ट में बच गया छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए, छ क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, यानी कि संयुक्त होने से बना है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर ये संयुक्त हो गया। अब 2 ठो बच गया, क्या? ये यहाँ पर लिखा है, देखिए ये वाला ड़ और ये वाला ढ। ठीक है, ये वाला ड़ और ये वाला ढ। सोचिए, पढ़ना हम लिखते हैं ना, तो ये ढ कहाँ से आया? यहीं से आता है। तो ये दोनों जो बच गया, ड, ओहो मिट गया, ड और ढ, तो इन दोनों को कहा जाता है, इन्हीं दोनों को द्विगुण कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए, अब एक एक करके संख्या गिनिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? आप लोग कहेंगे मैम क वर्ग में 5 अक्षर है, च वर्ग में भी 5, तो 5 5 10 15 20 और 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? यहीं पर मैं लिख देती हूँ। स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई यहाँ पर
25। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? तो य र ल व यानी कि 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 लिख दीजिए। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो तलावे श, मूर्धन स और ह यानी कि उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र यानी कि संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। उसके बाद से द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2 ही है। द्वि का मतलब 2, द्विगुण यानी कि 2, ड़ और ढ है यानी कि इसकी संख्या 2। अब इन सब को जोड़िए तो 25 + 4 + 4 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 2 14, 5 29 और 39। ठीक है, इन सब को जोड़ने के बाद इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो ये सब मिलकर कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा। यानी कि व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल मिलाकर 39 और इन्हीं को 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इन्हीं को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो ये हो गया 39। व्यंजन वर्ण की संख्या 39 और स्वर वर्ण की संख्या 11। तो 39 और प्लस में 11 कितना हो गया? आप लोग कहेंगे मैम 50 हो गया। मैंने कहा ठीक है 50 हो गया ना। और प्लस में ये दुगो कौन जोड़ेगा? ये अंग और अ। अंग और अ, इनको भी तो अयोगवाह वर्ण ही, ये भी तो वर्ण ही है ना, तो इनको भी जोड़िए। 50 में 2 अयोगवाह वर्ण आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 52 यानी कि 52 वर्ण। तो आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? तो ऑप्शन में दिया रहेगा 52। जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उसको धीरे से टिक कर देना है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 39 और उसमें प्लस में जोड़ दिया गया है 2 अयोगवाह वर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द नहीं है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? वो वर्ण यानी कि अक्षर कहाँ से उच्चारित हो रहा है, यानी कि कहाँ से बोला जा रहा है। जैसे कि जब आप प बोलेंगे तो प जो है ना होंठ से बोला जाता है। होंठ को दोनों पकड़ लीजिए, आप प बोलकर दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग अक्षरों को बोलने का मुंह का अलग अलग जगह यानी कि स्थान होता है, उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, क वर्ग का जितना भी अक्षर है, क वर्ग जहां पर भी मैं बात करूंगी याद रखिएगा क वर्ग के 5 वर्ण यानी कि 5 अक्षर क ख ग घ ङ। ठीक है, तो अ आ और क वर्ग के 5 अक्षर, साथ में ह और अह यानी कि ये विसर्ग वाला अह। ठीक, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। अ बोलेंगे कंठ यानी कि गला से बोला जाएगा। आ बोलेंगे इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। क का भी उच्चारण स्थान कंठ। इसके अंदर जितना भी क वर्ग में आएगा अक्षर ख ग घ घ सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ यानी कि गला ही होगा। ह का भी उच्चारण स्थान कंठ और अह यानी कि विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। अब बात कर लेते हैं ई। छोटी वाली ई हो, बड़ी वाली ई हो या फिर च हो। च बोलिए च। च जब आप बोलेंगे तो जीभ जो है ना सीधा जाकर ऊपर तालू से टच करेगा, यानी कि च का उच्चारण स्थान क्या है? तालू। ठीक है, तो च वर्ग के जितने भी अक्षर हैं च छ ज झ य हो गया या फिर ये वाला य हो गया या फिर तलावे श हो गया और छोटी वाली और बड़ी वाली, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। साथ में ट अब आप बोलिए, ट की बात भी आती है। ट जब आप बोलेंगे ट, तो ट बोलते समय आपका जो जीभ जो है ना मुड़कर ऊपर जाकर तालु में टच करेगा, मुड़कर टच करेगा ना, इसी वजह से इसका उच्चारण स्थान क्या रखा गया है? मूर्धा। तो ट ठ ड ढ ड़ हो गया, री हो गया या फिर र हो गया या फिर मूर्धन श हो गया, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। फिर यहाँ पर त है, थ है। त बोलेंगे जब आप त, तो जीभ जाकर दांत से टच करेगा, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो त थ द ध न यानी कि त वर्ग, साथ में ल स और ये ली, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ओष्ठ की बात कर ले यानी कि ओठ। ओठ बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, प वर्ग में जितना भी है प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ हो जाएगा यानी कि होंठ। अब देखिए कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे कि अंग, ड़, य, ड़, न और म नाक से बोले जाएंगे, तो इनको नासिका कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका।
ए ए ऐसे अक्षर हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और प्लस तालु, कंठालु कहेंगे आप। कंठ और प्लस तालु, ए और ए, इसमें कंठ भी हेल्प करता है और तालु भी, दोनों से हम लोग बोलते हैं ए ए। तो कंठ और प्लस तालु, इनका उच्चारण स्थान होता है ए ए का। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और साथ में एक होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी कि जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाए उसको दंतोष्ठ कहा जाता है। जैसे कि व जो है ना, होंठ से भी बोलते हैं और उसमें दंत भी हेल्प करता है, यानी कि दांत, तो दंतोष्ठ हो जाएगा व। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर पीडीएफ तो आपको मिलेगा, एक बार और रिवीजन करना है इस वीडियो को देखने के बाद, हर एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा अल्प प्राण और महाप्राण समझ लेते हैं। देखिए, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि हवा, यानी कि अक्षर को बोलते समय अगर कम हवा निकले तो उसको कहा जाता है अल्प प्राण, और ज्यादा हवा निकले तो महाप्राण। जैसे कि क को बोलिए, क को जब आप बोलेंगे तो कम हवा निकलेगा मुंह से, लेकिन ख को बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा हवा निकलेगा। ग को बोलेंगे तो कम हवा निकलेगा, और वहीं पर घ को बोलेंगे तो ज्यादा हवा निकलेगा। अंगा को बोलेंगे तो भी कम हवा निकलेगा। यानी कि जितने भी वर्ग हैं, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या फिर प वर्ग हो, इन पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर जो होते हैं ना, वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण मतलब उनको बोलते समय मुंह से कम हवा निकलता है। क हो गया, ग हो गया और अंगा हो गया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण को याद करने का ट्रिक 135, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है प्रत्येक वर्ग का। और साथ में य, र, ल, व, ये भी याद रखना है, इनको भी अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण किसको कहते हैं? अब जो बच गया, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। 24 से याद रखेंगे, साथ में तलाबेशा, मूर्धन्य स और ह, इनको भी महाप्राण कहा जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क ख उसी तरीके से लिख दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों वर्ण वर्ग में बांट दिया गया है। अब देखिए, अनुनासिक होता है और एक निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक कहते हैं जो नाक के अनुसार बोली जाए, और निर्नुनासिक उस तरह के अक्षर को कहते हैं जो सिर्फ मुंह से बोली जाए, नाक का कोई रोल ना हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पंचमाक्षर दिया है। पंचमाक्षर का मतलब क्या? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वाला अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे कि क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग है, च वर्ग का पांचवा अक्षर य है, ट वर्ग का पांचवा अक्षर ड़ है, त वर्ग का पांचवा अक्षर न है, प वर्ग का पांचवा अक्षर म है। तो ये जो पांचवा अक्षर है ना, इन्हीं को पंचमाक्षर कहा जाता है। तो पंचमाक्षर जो होते हैं ना, ये नाक से बोले जाते हैं। अड़ हो गया, य हो गया, अंग, य, ड़, न, म, ये सब नाक से बोले जाते हैं, यानी कि अनुनासिक। मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं, तो ये अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पंचमाक्षर हो गया, अनुस्वार यानी कि जिसके ऊपर बिंदु हो, या फिर चंद्र बिंदु हो। जैसे कि चांद में चंद्र बिंदु होता है, तो चंद्र बिंदु वाला या फिर सिर्फ अनुस्वार यानी कि बिंदु वाले को भी अनुनासिक कहा जाता है। साथ में निर्नुनासिक उस तरह के वर्ण अक्षर को कहते हैं जो सिर्फ मुंह से बोली जाए, नाक से नहीं बोली जाए, निर्नुनासिक कहलाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है? निर्नुनासिक हो गया। परफेक्ट। अब आगे देखिए, सघोष और अघोष को समझ लेते हैं। सघोष को घोष भी कहा जाता है। सघोष को क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि 345 याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है, सघोष। और सभी स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, और साथ में य, र, ल, व, ह, ये सब सघोष कहलाएगा। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? तो अघोष कहलाता है। 12 से आप याद रखेंगे, पहला और दूसरा। और तलाबेशा, मूर्धन्य स, ये हो गया अघोष वर्ण, ठीक है। एंड फाइनली आपका यहाँ पर सिर्फ थ्योरी जो है ना कंप्लीट होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप क्या क्या सीखे?
सीखे क्या, वर्ण सीखे, वर्ण के प्रकार सीखे, स्वर वर्ण को कैसे याद रखेंगे ये सीखे। स्वर में 3 अक्षर हैं, स्वर के 3 प्रकार। व्यंजन में 5 अक्षर हैं, देखिए आधा ब है, य है, ऊपर बिंदु वाला न, ज और न, इसमें 5 अक्षर हैं, तो इसके भी 5 प्रकार। हर एक प्रकार को आप समझे, साथ में उच्चारण स्थान समझे। उच्चारण स्थान के बाद आपने महाप्राण अल्प प्राण समझा, उसके बाद से यहाँ पर अनुनासिक निर्नुनासिक समझे, उसके बाद से सघोष अघोष समझे। अब आते हैं, जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए भी छोड़ूंगी मैं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में उन सवालों का जवाब लिखेंगे। देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि किसको कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है, जिसको आप तोड़ ना सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ना, भाषा की लघुतम इकाई, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है, व्यंजन पूछ रहा है। क्या अ एक व्यंजन है, तो नहीं, ये स्वर है। क्या उ एक व्यंजन है, नहीं, ये भी स्वर है। क्या ई एक व्यंजन है, नहीं, ये भी स्वर है। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, ये एक व्यंजन है। आगे देखिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, और वो अनुनासिक होते हैं, यानी कि नाक के अनुसार बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह क्या है, अनुनासिक जो नाक से बोले जाए, मैंने अभी बताया था, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु हो या फिर सिर्फ बिंदु हो किसी भी अक्षर के ऊपर, वो अनुनासिक यानी कि नाक के अनुसार बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ ङ कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि गले से बोले जाते हैं, तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, ख का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठी होगा। अ का भी उच्चारण स्थान कंठी होगा। ट बोलते समय जीभ जो है ना मुड़कर तालू से टच करेगा, यानी कि मूर्धा हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ड ट ठ ड ढ ड़, इसका भी क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा, क्योंकि अड़ा जो है ट वर्ग में ही आता है। फिर है उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से पंचमाक्षर को क्या कहेंगे, पंचमाक्षर को अनुनासिक कहा जाएगा, यानी कि वो नाक के अनुसार बोले जाते हैं। त से लेकर न तक के वर्णों को क्या कहेंगे, तो त थ द ध न, ये त वर्ग में आता है ना, तो त वर्ग ही तो कहेंगे। प से लेकर म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं, तो प से लेकर म तक के वर्णों को प वर्ग कहा जाता है। तो प वर्ग ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, धीरे से टिक कर दीजिए। फिर है भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों को प्रकट करने का माध्यम। आप अपने विचारों, भावनाओं, फीलिंग्स को किस तरीके से प्रकट करते हैं, इजहार कैसे करते हैं, तो भाषा के जरिए ही तो करते हैं। चाहे आप इंग्लिश में करें, हिंदी में कह रहे, उर्दू में करें, बंगाली में करें, किसी भी भाषा में आप विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, प के अंदर ही तो ब आता है, प वर्ग में, तो प का जब उच्चारण स्थान ओठ है, तो ब का भी उच्चारण स्थान ओष्ठी होगा। भ का, इसका भी ओष्ठ होगा। य का क्या होगा बताइए, इसका कंठ हो जाएगा। र का क्या हो जाएगा, र तो मूर्धा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। य का हो जाएगा तालु, सॉरी, इसका हो जाएगा तालु। य जो है, य का हो जाएगा तालु, य ठीक, तालु हो जाएगा। और र का जो हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी क्वेश्चन ये जो है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में ये हर एक सवालों का जवाब लिखेंगे। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए। एक और ये बचा है, इसका ले लीजिए। अब ये जितना भी सवाल है, इन सभी सवालों का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन और आज का ये ऑपरेशन रक्षक बेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का पहला क्लास ये खत्म होता है। ठीक है, कैसा रहा? वीडियो को बीच में अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। उस वक्त से मैं बोल रही हूँ, एकदम पसीना आ रहा है, इतना जोर जोर से मैं बोल रही हूँ। मेहनत का तो फल मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने फर्ज को निभाइए, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में शेयर कर देना है। जरा सा भी आपको लगता है कि आपके लिए आपकी मैम जो है ना मेहनत कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके साथ में शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये पहला हिंदी का क्लास कैसा रहा। ठीक, और साथ में जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, ये आपन फैमिली है, आपन परिवार है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में पीडीएफ आपको मिलेगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम, ज्ञापन एकेडमी नहीं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया आज का क्लास का दी एंड। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, देखूंगी किसका सबसे बढ़िया कमेंट आता है आज की इस क्लास को लेकर। हर्ट मिलेगा आप लोग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद और खुदा हाफिज़।